जनाब खुशामदीद कहते हैं और आपको, और मैं हूँ मुनीबा आसिफ। और जनाब आज का जो पैगाम है हमारा वो है कुछ नाकामी के हवाले से, कुछ खौफ जो इंसान के अंदर पैदा हो जाते हैं ना, उस हवाले से आज हम बात करेंगे। ख़ास तौर पर नाकामी का जो खौफ है ना, वो इंसान की ज़िंदगी में पाए जाने वाले मुख्तलिफ और गैर हकीकी और बेबुनियाद खौफ में सबसे ताकतवर और बाअसर होता है। बाज़ अफराद ना इस खौफ पर काबू पाते हुए अपनी मंजिल के लिए रास्ता हमवार कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसे ख़ुद पर इस कदर तारी कर लेते हैं कि यही खौफ उनके रास्ते की रुकावट भी बनते हुए उन्हें नाकामी की वजह बना देता है। अब कहा जाता है कि जो नाकामी है ना, वो कामयाबी की कुंजी है और खौफ कामयाबी के दरमियान सबसे बड़ी रुकावट होती है। एक कामयाब इंसान नाकामी के खौफ से ऊपर उठ जाता है, जबकि नाकाम इंसान उसके खौफ में दबता चला जाता है। अब इंसान को नाकामी का खौफ किन हालात में होता है? नाकामी का खौफ ज़िंदगी में मुख्तलिफ मकासद के हसूल के दौरान हमें फ़ील होता है। जब आप नाकामी का खौफ अपने दिल और दिमाग से निकाल देंगे ना, तभी आप इस खौफ को शिकस्त देकर कामयाबी की सीढ़ी बआसानी चढ़ने में कामयाब हो जाएंगे। तो बड़ा ज़रूरी होता है कि नाकामी का जो खौफ है ना, उसको हम निकाल के बाहर फेंक दें। बड़ा मुश्किल भी है लेकिन बड़ा ज़रूरी भी है कि इसके ऊपर काम किया जाए, इसके हवाले से सोचा जाए, देखा जाए कि क्या क्या चीज़ें हमारी कामयाबी की राह में रुकावट बन रही हैं। अगर खौफ बन रहा है, डर बन रहा है किसी भी चीज़ का, उसके ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो काम आज से ही करना चाहिए अगर आपको पता चल जाए कि ये चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह हो रही है। तो ये तो सूरत हाल होगी जनाब, आज का हमारा पैगाम था। अभी अपने सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और आज हमने थोड़ी सी मस्तानी बातें करनी है। मस्तानी बातें और मस्तानी एक डिश भी आपको हमने बनानी सिखानी है। आजकल आपको पता है कि आम बहुत ज़्यादा उसका सीज़न है ख़ास तौर पर और पसंद भी किया जाता है। तो हमारे साथ शेफ़ हमना अब्बास मौजूद हैं जो कि मैंगो मस्तानी बनाने जा रहे हैं। तो ये मैंगो मस्तानी है क्या, वो भी सीखेंगे और इसके अलावा और भी वो क्या लेकर आई हैं, तो उन्हीं की तरफ चलते हैं। हमना आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो हमना क्या क्या बना रही हैं आज आप? आज हम मैंगो से दोनों रेसिपीज़ बना रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे पास एक ड्रिंक है, मैंगो मस्तानी इसका नेम है। अच्छा। और ये जो हमारे पास शेक होता है इसकी मॉडिफाइड फॉर्म है कि शेक में हम हाफ़ मैंगोज़ और हाफ़ मिल्क लेते हैं या फिर मैंगोज़ की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखते हैं। इसमें हम मैंगो ज़्यादा ऐड करेंगे और मिल्क कम ऐड करेंगे और इसमें साथ ड्राई फ्रूट्स और मैंगो चंक्स भी ऐड होंगे और थोड़ा रिच सा जो ड्रिंक है हमारे पास। देन हमारे पास डोनट्स हैं और डोनट्स की असॉर्टेड वैरायटी है। उसके अलावा हम कस्टर्ड फिल्ड मैंगो कस्टर्ड फिल्ड डोनट्स बनाएंगे। ये थोड़ी सी यूनिक रेसिपी है मैंगो को मद्देनजर रखते मतलब हुए। सारी चीजों में आज हमने मैंगो करना है। मैंगो ठीक है, क्योंकि आजकल सीजन भी मैंगो का है और फ्रूट्स का कहते हैं जी, फलों का बादशाह भी है मैंगो। तो थोड़ी सी तो कह लें कि थोड़ी सी अहमियत मिलनी चाहिए मैंगो को। तो मेरे ख्याल से स्टार्ट करते हैं, फिर क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट। सबसे पहले हम मैंगो मस्तानी बना रहे हैं। इसके लिए मुझे 2 कप्स मैंगो मैंने क्यूब्स में कट कर ली है। उसमें से हम ऑलमोस्ट 1.5 कप जो है वो इसके लिए यूज़ करेंगे ड्रिंक के लिए और बाकी हम चंक्स ऐड करेंगे इसमें। फिर मेरे पास यहाँ पे आइसक्रीम है और साथ में आप विपिंग क्रीम आइसक्रीम दोनों में से आप कुछ भी जो आपको इजीली अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। देन मेरे पास मिल्क है, हाफ कप हम मिल्क यूज़ करेंगे इसमें और शुगर है और देन इसको हम ब्लेंड करके चलें जी स्टार्ट करते हैं साथ साथ। और ये बच्चों के लिए भी बड़ा हेल्दी है, बच्चों को भी आप दे सकते हैं, सुबह नाश्ते में दे सकते हैं, उन्हें आप खुद भी पी सकते हैं। सुबह सुबह वैसे भी दिल नहीं करता ना कि कुछ हैवी उठ के खाया जाए, तो इजी टू डाइजेस्ट है, इजी टू मेक भी है कि आप आराम से जल्दी जल्दी जो है ना वो क्विक रेसिपीज़ हम आपके लिए इसीलिए लेकर आते हैं कि टाइम आई नो कि बहुत कम होता है और ख़वातीन भी शिकायत करती कि हमसे इतना ज़्यादा बनाया नहीं जाता है। गर्मी भी बहुत है, किचन में जाना इस गर्मी के अंदर बहुत, मैं कहती हूँ बहादुरी वाली बात है। इतनी गर्मी में आप किचन में जाके खाना बना रहे हैं और 3 टाइम का नाश्ता खाना डिनर भी बना रहे हैं, तो ये बड़ी बात होती है। तो ये आप इस तरह की जो ड्रिंक्स है वो घर में बना के ख़ुद भी पी सकते हैं, बच्चों को भी पिला सकते हैं। ठीक है, अगर किसी ने शुगर नहीं यूज़ करनी है तो वो ना भी करे ना, अपनी मर्जी है। अपनी मर्जी है। मैं पर्सनली शुगर ऐड नहीं करती, लेकिन सम टाइम कुछ लोग वो स्वीट लवर होते हैं, ज़्यादा खाने को कह रहे होते हैं ना। अब जैसे आप कर लो स्टार्ट। अब जैसे मैंगो भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्वीट है, फिर उसके अंदर आप आइसक्रीम या फिर विप्ड
क्रीम डाल रहे हो तो वो भी थोड़ी सी स्वीटनेस की तरफ जाती है, तो अपनी मर्ज़ी, आपने चीनी डालनी आप डाल लें, नहीं डालनी आप आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और ये हमारा मैंगो मस्तानी ड्रिंक तैयार हो गया है। ये सिर्फ इसका नाम आपने रखा है मैंगो मस्तानी है, जितने भी आज आप डिजर्ट बना रही हैं? का नाम मैंगो अच्छा, ये इस ड्रिंक का नाम है। हाँ। ठीक है जी, मैंगो मस्तानी ड्रिंक है ये, जो आपके लिए हमना ने रेडी की है। तो घर में ये आपकी फेवरेट है? बिल्कुल, मैंगो शेक वैसे भी मैंगो किसी भी फॉर्म में हो हाँ, वो फेवरेट होता है हर किसी का। ठीक है, अच्छा, इसमें आपने मैंगो की जो कंसिस्टेंसी है वो ज़्यादा रखी है और मिल्क कम रखा है आपने। ठीक है, अब आपकी अपनी चॉइस है, आप इसको टॉप आइसक्रीम से करें, क्रीम से करें। अच्छा, और जो आप पसंद करते हैं आप उससे टॉप कर सकते हैं। मैं इसमें आलमंड्स भी ऐड करूँगी थोड़े से। ओके, मतलब अपनी मर्जी, आप गार्निशिंग, आप प्रेजेंटेशन जिस तरह भी करें जो आपकी आइस को ज़्यादा अपील करे। बच्चों के लिए भी खास तौर पर वो बड़े शौक से खाते हैं वो चीज़ जो कि उनकी आइस को अपील करती हो। तो आप वो चीज़ें जो है ना उसको, उसकी टॉपिंग को, इसीलिए इसमें आइसक्रीम यूज़ हुई है कि बच्चे आइसक्रीम को आइसक्रीम लवर्स होते हैं ना, तो वो आराम से खा लेते हैं। ठीक है, हमारा मैंगो मस्तानी रेडी। यस, ओके, वाह जी वाह, क्विक एंड हेल्दी मैं कहूँगी कि हमारी रेसिपी है। अब नेक्स्ट रेसिपी पे चलते हैं हम। नेक्स्ट रेसिपी यहाँ पे डोनट्स हैं, और डोनट्स मैंने प्रिपेयर की हूँ। इसकी रेसिपी ये है कि आपको सिंपल 450 ग्राम्स जो है वो फ्लावर लेके उसमें शुगर, ईस्ट और मतलब शुगर की 50 ग्राम्स क्वांटिटी है, 50 ग्राम्स शुगर आपने ऐड करनी है। फिर उसके अलावा आपने 10 ग्राम्स ऑलमोस्ट सॉल्ट ऐड करके 5 ग्राम्स ईस्ट और ऑयल 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करके आपने इसकी सिंपल पानी से डो गूंद लेनी है। ठीक है, और देन आपने इसको राइज होने के लिए रख देना है। प्रूफिंग का टाइम इसका होता है, बाकी डोनट्स को बिल्कुल टाइम नहीं लगता। अच्छा, जस्ट प्रूफिंग के लिए आपने 2 आवर्स रख के देन आपने प्रूफिंग के बाद इसके डोनट की शेप कट करके फिर इसको प्रूफ करना है, ताकि ये सॉफ्ट ब्रेड की तरह सॉफ्ट स्ट्रक्चर हो इसका। ठीक है, देन आप उसको फ्राई कर लेंगे और इसकी टॉपिंग जो है वो आपकी अपनी चॉइस है। मैंने यहाँ पे डार्क चॉकलेट भी लिया है, क्योंकि डार्क चॉकलेट भी बच्चों को पसंद होती है ना चॉकलेट। और थोड़ा सा उसको कैंडी फ्लेवर देने के लिए यहाँ पे वाइट चॉकलेट है मेरे पास, और ये मैंगो डोनट्स के लिए जो मैंगो फिल्ड डोनट्स हैं उनके लिए मेरे पास यहाँ पे मैंगो कस्टर्ड है। अच्छा, और ये सिंपल मैंगो कस्टर्ड है, इसमें आप थोड़ी सी व्हिप्ड क्रीम ऐड करके इसको व्हिप कर लें। या विस्क से हल्का सा, ताकि ये थोड़ा सा क्रीमी कंसिस्टेंसी में आ जाए। और देन हम इसको यूज़ करेंगे। और टॉपिंग्स भी आपकी अपनी चॉइस है। बच्चों के लिए बिस्किट्स क्रम्ब मैंने यहाँ पे लिए हैं, थोड़े से रोस्टेड आलमंड्स हैं, और उसके अलावा बंटीज, क्योंकि बच्चों के लिए ना, बच्चों को ऐसी चीजें पसंद होती हैं। तो मेरे ख्याल से फिर आप स्टार्ट कर दें। हाँ जी, तो ये आपने जैसे खुद बनाए हैं, ये डोनट्स बनाए हैं, तो ये बना के रख भी सकते हैं बच्चों के लिए? आप इसको बना के इनफैक्ट फ्रीज भी कर सकते हैं। ये मतलब आप अगर बेकिंग से पहले या फ्राइंग से पहले फ्रीज करेंगे तो फिर डो जो है वो प्रूफिंग की वजह से खराब हो जाएगी। ठीक है, मतलब आप फ्राई करके इनको फ्रीज कर लें, मतलब हल्का सा शैलो फ्राई करके आप फ्रीज कर लें, और जब दोबारा आप निकालें तो उसको दोबारा से आप फ्राई कर लें। डाइट कॉन्शियस लोग हैं तो वो इसको बेक भी कर सकते हैं। अच्छा, इसको बेक भी कर सकते हैं, तब भी इसका टेस्ट वही आता है। सेम फ्लेवर, जस्ट थोड़ा सा ऑयली होता है जो फ्राइंग वाला होता है, बाकी सेम फ्लेवर है दोनों। अच्छा, सेम फ्लेवर होता है। ठीक है जी, वो डाइट कॉन्शियस लोग जो है ना वो भी खा सकते हैं, थोड़ा बहुत तो खा ही सकते हैं, इतना भी डाइट करने की क्या ज़रूरत है। बहुत कोशिश, मैं भी बहुत कोशिश करती हूँ डाइट करने की, लेकिन नहीं होती है। पता नहीं कौन लोग हैं जो इतनी डाइटिंग कर लेते हैं और मीठा बिल्कुल कट ऑफ कर देते हैं अपनी ज़िंदगी में से। आई डोंट नो, हैट्स ऑफ टू देम कि वो बिल्कुल भी मीठे की तरफ नहीं जाते हैं। तो ये आज बच्चों के लिए भी, इवन दो के बड़ों के लिए भी, ये डोनट्स हैं, मैंगो मस्तानी है हमना ने जो बनाया है। अब वो डोनट्स की तरफ जा रही है, उसकी जो टॉपिंग्स हैं वो प्रेपरेशन की तरफ जा रही हैं। सबसे पहले मैंगो कस्टर्ड ले लिए। ओके, और इसमें आपने ये करना है कि हाफ क्वांटिटी आपकी कस्टर्ड की और हाफ क्वांटिटी आपकी विपिंग क्रीम की हो, जो विप्ड की हुई है, ताकि थोड़ा सा क्रीमी फ्लेवर आपका कस्टर्ड के अंदर आ जाए। और उसकी टॉपिंग विप्ड क्रीम। अच्छा, वो जो आजकल वो मिल रही है, कोई भी डब्बे में भी मिल रही होती है ना, उसको भी विप्ड कर सकते हैं। टेट्रा पैक क्रीम विप नहीं होती जो डेयरी क्रीम होती है, लेकिन विप्ड क्रीम स्पेशल होती है जो नॉन डेयरी क्रीम होती है, वो विप इजीली हो जाती है, इस वेदर में भी हो जाती है। ओके, सबसे पहले इन डोनट्स के अंदर कैविटी कर लेंगे। ओके, एक कोई भी स्क्वायर की हेल्प से हमने इसमें होल करना है। ठीक है, ठीक है।
तो हम ना आप सारी हर चीज़ बेक कर लेती हैं? मैं होम बेकरी भी रन कर रही हूँ और साथ होममेड जो केक्स होते हैं फैमिली ओकेजन पे और वैसे भी ऑर्डर वर्क पे भी केक्स बात है। कस्टमाइज। तो कितने साल हो गए आपको ये चीज़ करते हुए? ऑलमोस्ट मुझे 3 इयर्स हो गए हैं होम बेकरी। वाह जी वाह, माशाल्लाह। एंड यू आर सो यंग। अच्छा, ये आपने पाइप वो कर लिया है अंदर जी, और उसके बाद आपने देन ऊपर अगेन कैस्टर शुगर ऐड कर देनी है और ये डोनट खाने के बाद फुल ऑफ मैंगो फ्लेवर आपके। क्या बात है। ठीक है जी, ये हमारे जो डोनट्स हैं विप्ड क्रीम के साथ और जो मैंगो कस्टर्ड था उसके साथ हमना ने फिल कर दिए सारे। ठीक है, अब हम इन डोनट्स की तरफ आते हैं। नेक्स्ट वाले डोनट्स की तरफ चलते हैं, उनकी जो टॉपिंग है वो कर लेते हैं साथ ही साथ। इसके लिए, इस काम के लिए आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, खास तौर पे अगर ठंडा वेदर है तो फ़ौरन से आपने कोट करके डोनट और देन आपने उसके ऊपर कोई भी कलर की आइसिंग कर देनी है। और एक स्क्वायर लेके हम इसको स्वेल कर देंगे। ठीक है, ताकि इसकी एक अच्छी सी लुक आ जाए। अच्छा, ये आपने जो पिंक वाली आइसिंग का किया है उसने आपने डोनट के ऊपर भी लगाया, तो ये व्हाइट क्रीम के अंदर आपने ये व्हाइट चॉकलेट के अंदर पिंक कलर ऐड ऑन किया है, तो वो आपकी एक और आइसिंग बन गई है, आइसिंग बन जाती है। ठीक है, व्हाइट चॉकलेट के अंदर आपने पिंक कलर या रेड कलर यूज होता है। हाँ, रेड या और इसमें भी मतलब व्हाइट चॉकलेट को हैंडल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। क्योंकि बहुत जल्दी बर्न हो जाती है। तो आप इसको ऑफ एंड ऑन आपको जो है वो चेक करना पड़ता है, 10-10 सेकंड्स के इंटरवल में इसको माइक्रोवेव में मेल्ट करना पड़ता है, नहीं तो ये बहुत जल्दी बर्न होके ये बिल्कुल मड की फॉर्म में आ जाएगी। अब डोनट्स का जो प्रूफिंग टाइम होता है ना, उसका विंटर्स और समर्स के अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा इफेक्ट करता है, क्योंकि विंटर्स में ईस्ट जो होता है वो थोड़ा सा गर्म जगह पे जो है वो प्रूफ होता है। सही। तो इसलिए अगर विंटर्स हैं तो फिर आपको माइक्रोवेव में या किसी गर्म जगह पे उसको रखना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन अगर समर्स हैं तो नॉर्मल आपका किचन टेम्परेचर ही इतना इनफ होगा कि आपका किचन में इतनी गर्मी होती है कि वो उतना हो जाता है। हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक है जी, ये आज के हमारा मज़े की जो मैंगो मस्तानी है और साथ ही साथ डोनट्स हैं। 2 किस्म के डोनट्स हैं जो कि हमना ने बनाए हैं। एक तो वो ऑलरेडी बना रही हैं जिसकी टॉपिंग वो कर रही हैं, और दूसरे डोनट्स, मिनी डोनट्स आप उन्हें कह सकते हैं, और उनके अंदर उन्होंने जो मैंगो कस्टर्ड के अंदर व्हिपिंग क्रीम जो है मिक्स करके उनको फिल इन किया है उसके अंदर, ताकि वो आपको ज़रा फुल ऑफ मैंगो का फ्लेवर आपको दे। तो आप वो भी इवन दो कि अगर कुछ लोग चाह रहे हैं तो उसको भी टॉपिंग कर सकते हैं ना, चॉकलेट के साथ या वो क्रीम के साथ। बिल्कुल, इसको आप पूरा का पूरा ही चॉकलेट में डिप कर सकते हैं, वो एक डबल फ्लेवर आपके पास आ जाएगा। वो आपकी अपनी मर्जी है, आपका अपना टेस्ट है कि आप किस तरह के बनाना चाह रहे हो। और ख़ासतौर पर ये चीज़ें अच्छी लगती हैं जब आजकल बच्चों की बर्थडेज भी आती है ना, तो उस पर भी माएँ या बच्चे जो होते हैं अपने फ्रेंड्स को बुला रहे होते हैं और वो प्रेफर करते हैं कि इस तरह की केक के साथ छोटी छोटी चीज़ें भी बनी हुई हों, तो ये इजी टू मेक है, ये आप बना के और उनके साथ रख सकते हैं। बिल्कुल, आपका टेबल भी फुलर लगेगा और आपका जो केक का थीम है आप उसके अकॉर्डिंग डोनट्स उस कलर में बना लें। तो हमारा कंप्लीट हो गया। बिल्कुल कंप्लीट है। ठीक है, हम आप फिर ज़रा जो डोनट की प्लेट है उसको उठा के दिखाएं हमारे कैम के अंदर, ताकि पता चले कि जी ये हमना ने बनाई है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे मैंगो वाले डोनट्स हैं, मैंगो फिल्ड कस्टर्ड डोनट्स। ओके। और ये हमारे पास जो असॉर्टेड डोनट्स हैं, डिफरेंट वैरायटी है हमारे पास इसमें, वेरी नाइस, सारे डिफरेंट कलर्स के। और ये हमारा ड्रिंक। ठीक है जी, हमारे आज की जो क्विक रेसिपी है और फटाफट बनने वाली वो बन चुकी है, जिसमें मैंगो मस्तानी थी और 2 टाइप ऑफ जो हमारे डोनट्स थे वो हमना ने बनाया। तो हमना, थैंक यू सो मच कि आप आई और इतनी मज़े की जो है ना आपने रेसिपी हमें बनानी सिखाई है। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं लाहौर के हवाले से, और लाहौर में जो स्कूलों के सूरत हाल है उसके ऊपर हमने बात करनी है। ख़ास तौर पर सबसे पहले बात कर ली जाए तो लाहौर में असातिज़ा के साथ हाथ हो गया है। वो क्या हुआ है वो ज़रा स्टोरी आपके साथ शेयर करें तो ये है कि महकमा स्कूल एजुकेशन ने स्कूटीज़ का ऐलान किया था कि जो असातिज़ा हैं, ख़ास तौर पर जो फ़ीमेल असातिज़ा हैं, उनको ना स्कूटीज़ दी जाएंगी ताकि वो आसानी से ट्रैवल कर सके, घर से जो है ना वो स्कूल आ सके, बच्चों को पढ़ा सके। मगर बजट में उनके लिए कोई भी फ़ंड नहीं रखा गया है। वज़ीर तालीम ने स्कूल और कॉलेजेस के असातिज़ा को रवा माली साल के बजट में स्कूटीज़ देने का ऐलान किया था। एक तो ये एक स्टोरी है जिसके ऊपर हमने बात करनी है, और दूसरी है कि लाहौर में स्कूल्स के ग्राउंड्स को अपग्रेड करने का मंसूबा था, वो भी सर्द खाने के मंजर जो है ना नज़र हो चुका है कि उसके लिए भी कोई फ़ंड नहीं रखे गए हैं रवा माली साल के बजट के अंदर। तो ये क्या सूरत हाल है कि जहाँ पर इतना पैसा रखा गया है, तालीम के हवाले से कहा जा रहा था हमने इतने पैसे रख लिए हैं, फ़ंड रखे हैं, तो जहाँ पर ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें थी कि ग्राउंड्स को अपग्रेड किया जाता ताकि बच्चे वहाँ पे स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करते, एक्टिव होते, उनकी ज़िंदगी में जो ये हमारे बच्चों की को करिकुलर एक्टिविटीज़ आती, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि तालीम के साथ साथ उन्हें किसी स्पोर्ट्स में भी हिस्सा लेने दिया जाए। और इसके साथ साथ लाहौर समेत पंजाब भर में जो प्री फर्स्ट ईयर क्लासेस हैं उसके आगाज़ को 3 से 4 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन बाज़ारों में जो निसाबी किताबें हैं उनकी वो अदम दस्तयाब हैं। तो इन सारी सूरत हाल पे हमने बात करनी है। आतिफ़ परवेज़ हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है, उनसे जानते हैं कि क्या वजह है कि एक तो फ़ंड्स नहीं रखे गए हैं, दूसरा ये कि किताबें भी मौजूद नहीं है, जबकि जो फर्स्ट ईयर की प्री फर्स्ट ईयर की जो क्लासेस हैं उनका आगाज़ हो चुका है। तो आतिफ़, आपको वेलकम कहते हैं, कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू, मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आतिफ़, ये सबसे पहले तो असातिज़ा वाली स्टोरी का बताइए कि उनको पहले आपने सुहाने ख्वाब दिखाए फ़ीमेल असातिज़ा को कि आपको स्कूटीज़ दी जाएंगी, आप आराम से ट्रैवल कर सकेंगी, घर से आप स्कूल और कॉलेजेस आएंगे, बच्चों को पढ़ाएं, आराम से आपका ट्रैवल गुजरा करेगा। पहले आपने जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी है, तो उनके तो सुहाने ख्वाब आपने चकनाचूर कर दिए। बिल्कुल जी, वज़ीर तालीम की जानिब से जो ऐलानात किए जाते हैं वो अक्सर ऐसे ही होते हैं। उनमें से ऐलानात पर अमल दरामद कम होता है और सिर्फ वो ऐलानात आके रहते हैं। तो ये साल माली साल शुरू होने से पहले भी वज़ीर तालीम की जानिब से असातिज़ा की जानिब से असातिज़ा को बहुत सारे वादे और तसल्लियाँ दी गई थी कि उनकी बेहतरी के लिए, उनकी आसानी के लिए बहुत सारे इक़दाम किए जाएंगे। उसमें ये एक स्कूटी का भी था कि ख़ास तौर पर ख़वातीन असातिज़ा जो है जिनको रोज़ 50 से 60 किलोमीटर भी ट्रैवल करना पड़ता है स्कूल पहुंचने के लिए, तो उनकी आसानी के लिए कि उनको स्कूटीज़ जो हैं वो आसान एक साथ भी दी जाएंगी, बग़ैर सूद के जो है उनको ये स्कूटीज़ दी जाएंगी। जब ये अब बजट पेश हुआ है तो उसमें इस हवाले से कोई भी ऐलान नहीं है। तो अब असातिज़ा जो है वो हाथ मलते ही रह गए कि उनको तो ये तवक्को थी कि इस बजट में उनके लिए ये स्कूटीज़ का ऐलान होगा और वो फिर जो उनकी मुश्किलात हैं वो आसान हो जाएंगी, क्योंकि ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पूरे पंजाब में जो ख़वातीन लाहौर आपको पता है कि दूसरे ज़िलों की निस्बत जो है वो जो रकबा है वो कम है, लेकिन दूसरे ज़िला में स्कूल खासे दूर दूर हैं उनके घरों से, किसी जगह पर 100 किलोमीटर भी जो है वो ट्रैवल करना पड़ता है। तो उन असातिज़ा के लिए ये आसानी थी कि अगर उनको स्कूटीज़ मिल जाती तो जो ख़वातीन असातिज़ा जो है सारे साल तबादलों के लिए कोशिश करती रहती हैं कि घरों के करीब जो स्कूल हैं वहाँ पर तबादला हो जाए, तो उनके लिए जो ट्रांसपोर्ट के इशूज़ है वो आसान हो जाए, हल हो जाए। तो ये ऐलान जो है पहले स्कूलों के असातिज़ा के लिए किया गया, फिर जो कॉलेजेस के असातिज़ा है उनकी जानिब से भी मुतालबा किया गया कि ये मसाइल उनको भी दरपेश है, उनको भी खासा ट्रैवल करना पड़ता है। तो वज़ीर तालीम ने कहा कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ हम मुलाकातें कर रहे हैं, बाकायदा तौर पर इसकी खबरें भी चलवाई गई और बताया गया जी कि चीज़ें बस हतमी मराइल में और अगले बजट में इसके लिए खसूसी जो है तौर पे फ़ंड रखे जाएंगे। लेकिन जब माली साल शुरू हुआ और बजट स्पीच हुई और जो बजट के अदाद शुमार सामने आए हैं और जो फ़ंड्स की जो तफसीलात सामने आई हैं उसमें इस हवाले से कोई जिक्र नहीं है कि जो स्कूटीज़ हैं वो कॉलेजेस और स्कूलों के असातिज़ा को तो नहीं वज़ीर मिलेंगे। तालीम ने भी कोई फिर उसके बाद आके बयान नहीं दिया। देखिए, वज़ीर तालीम तो यही कहते हैं कि अभी नहीं तो हो सकता है कि 3-4 महीने बाद जो है वो खुसूसी तौर पर इस हवाले से वज़ीर आला से जिक्र करेंगे और वो कोई ऐलानात हो जाएंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे ऐलानात थे जिस पर वज़ीर तालीम की जानिब से कहा गया था कि स्कूलों को ये कर दिया जाएगा, ऐसे बेहतरी कर दी जाएगी, लेकिन उस तरीके से वो हुआ नहीं वो बजट में।
ख़ास डेवलपमेंट के लिए बजट को बढ़ाया गया है, जी, लेकिन बिल्कुल। जो असल असातिज़ा के मसाइल हैं, अब जैसे कोई 14,000 के करीब असातिज़ा हैं जो कोई 5 सालों से मुस्तकिली के मुस्तकिली मुंतज़िर के, हैं। हाँ जी। हमने काफ़ी इसके ऊपर जी भी उसके बात ऊपर, की है क्योंकि और शोज़ असातिज़ा भी किए हैं। सड़कों पर भी आते हैं, वो बिल्कुल। एहतजाज भी रिकॉर्ड कराते हैं। और ये नून लीग की जो हुकूमत थी उससे बनने से हाँ पहले जी। भी उन असातिज़ा को ये कहा गया था कि आपको फौरी तौर पर मुस्तकिल कर दिया जाएगा, लेकिन अब 1 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है और बल्कि 1.25 साल हो गया है। ताहाल वो असातिज़ा भी मुस्तकिली के मुंतज़िर हैं और बार बार वज़ीर तालीम और नून लीग मतलब को असातिज़ा की जो मुश्किलात हैं वो कम नहीं हुई अभी हैं। कम नहीं हुई है। और दूसरी तरफ जो डिस्पैरिटी अलाउंस है और जो रिबेट उनको टैक्स उसको मिलता भी था, कम वो किया भी जाए। मसाइल जो हैं अभी तक उसी तरह के उस तरह ही हैं। तो असातिज़ा में भी खासी बेचैनी पाई जाती है और वो बार बार हुकूमतों को और हुक्मरानों को वादे याद दिलवा रहे हैं कि जो उन्होंने किए थे उन पर अमल दरामद भी किया जाए। बिल्कुल ऐसे ही तो है। और अभी जब तक उस पर असातिज़ा ही मायूसी का शिकार होंगे, बेचैन होंगे, तो वो फिर बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, ये भी तो देखना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है कि जब असातिज़ा जो है एहतजाज के बारे हाँ, में सोचते रहे कि हमने exactly, कल हाँ। एहतजाज करना है, हमने परसों कैसे एहतजाज करना है, कैसे वज़ीर तालीम को तो अपने फिर वो जो क्लासेस में तो कैसे वो उस तरीके पढ़ाएंगे? से तदरीस के ऊपर परफॉर्मेंस तो नहीं कर फोकस नहीं कर पाते। तो ये हुकूमत के लिए भी लम्हा फ़िक्री है कि जो बुनियादी स्कूलों में रीढ़ की हड्डी की हैं, असातिज़ा की हैं, तो वो असातिज़ा को जो सहूलत दी जाए ताकि वो अपना सारा का सारा फोकस जो है वो तदरीस के ऊपर होना चाहिए, ना कि वो अपने मुतालबात के लिए ही सोचते रहें कि हाँ, कैसे कि इनको हमने मनवाना है। सड़कों पर कैसे जाना है या हमने आगे एहतजाज करना है या क्या लायामल बनाना है। प्री फर्स्ट ईयर क्लासेस का आगाज़ हो गया, 3 से 4 महीने गुजर गए हैं, तो किताबें ही नहीं है, निसाबी किताबें ही मौजूद नहीं है, क्या वजह है इसकी? अब ये देखिए, इसमें जो नया अदारा बना था पैक्टा, टेक्स्ट बुक बोर्ड को हाँ जी। ख़त्म करके एक नया अदारा जो बनाया गया था 3 अदारों के इंजमाम से, अब वो अदारा बंद तो गया है, उधर बहुत सारे मसाइल का सामना है। पहला जो बैच था किताबों के हवाले से उसकी इजाज़त दे दी गई कि जी पब्लिशर्स को कि वो किताबें जो है इतनी इतनी छाप सकते हैं। अच्छा, वो किताबें छप गई, मार्केट में आ गई, कोई पंजाब भर में कुछ 14 लाख के 15 लाख के करीब जो बच्चे हैं हर साल तलबा वो इंटरमीडिएट में एडमिशन करवाते हैं, इनरोल होते हैं और पेपरों में शरीक होते हैं। तो अक्सर जो प्राइवेट स्कूल हैं या अब तो सरकारी भी कॉलेजेस जो हैं वो प्री फर्स्ट ईयर क्लासेस का आगाज़ कर देते हैं। तो वो क्लासेस तभी उसका फ़ायदा होगा जब किताबें मौजूद होंगी। तो ये पहला बैच जो आया था वो तो फौरी तौर पे ख़त्म हो गया। उसके बाद जो पैक्टा की जानिब से नई एलोकेशन नहीं की गई, पब्लिशर्स को बताया नहीं गया कि आप मज़ीद किताबें छाप सकते हैं। अब उनको किताबें छापने के लिए जो इजाज़त नहीं मिली, इजाज़त ना मिलने की वजह से नई किताबें जो है वो पब्लिश ही नहीं हो सकी। तो जो पहले आई थी वो तो प्रिंट होकर वो ख़त्म हो गई। अब मैंने खुद उर्दू बाज़ार का विज़िट किया, वहाँ पे मुख्तलिफ पब्लिशर से पूछा तो किसी के पास आर्ट्स की किताब शॉर्ट्स है, किसी के पास ICS की है, किसी के पास प्री मेडिकल, किसी के पास प्री इंजीनियरिंग, किसी के पास जो है वो पूरी किताबें मौजूद नहीं हैं। और अगर किसी के पास हैं तो वो उनसे बल्क में कोई ख़रीदना चाहे, कोई 50, तो वो मौजूद नहीं है। अच्छा। 1-2 किताबें, 3 किताबें जो हैं वो मौजूद हैं। तो तलबा जो हैं वो भी उर्दू बाज़ार के चक्कर लगा रहे हैं और उसके साथ साथ बल्कि उर्दू बाज़ार से जो थोक में ख़रीदा जाता है बल्क में ख़रीदते हैं और दूसरी ज़िला में या शहरों में जाते हैं या लाहौर के दूसरी जो स्टेशनरी की बुक शॉप है वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर भी किताबों की शॉर्टेज है। तो ये अब पब्लिशर्स और उसके साथ साथ उर्दू बाज़ार के जो किताबें बेचने वाले हैं वो भी यही डिमांड कर रहे थे कि फौरी तौर पर जो किताबों की फरहमी की जाए ताकि जो तलबा किताबें ख़रीदने के लिए आ रहे हैं तो वो ख़रीद भी सकें और आगे जाके वो पढ़ भी सकें। क्योंकि ये 3 से 4 माह तो हो चुके हुए हैं प्री फर्स्ट ईयर की क्लासेस का आगाज़ हुए हुए। अब अगले महीने से या 2 महीने बाद जो है फर्स्ट ईयर की क्लासेस का आगाज़ हो जाएगा और आधे से ज़्यादा निसाब तो ये इस दुरानिये में जो है वो तलबा पढ़ चुके होते हैं। लेकिन अब ये पैक्टा को चाहिए कि फौरी तौर पर पब्लिशर्स को इस हवाले से इजाज़त दे कि वो नई किताबें जो है प्रिंट कर सकें, वो प्रिंट कर सकें। ठीक है जी, ये कुछ महकमा एजुकेशन के हवाले से कुछ कंसर्न थे जो हमने हाईलाइट किए हैं और उसके ऊपर बात की है, क्या वजूहात थी उसके पीछे, वो भी जानने की कोशिश की। आतिफ परवेज़ हमारे साथ मौजूद है। आतिफ, थैंक यू सो मच कि आप आए। आप मज़ीद भी लाहौर शहर के हवाले से बात कर लेते हैं। अगर मैं बात कर लूँ यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से, ये ऐसे स्टोर्स थे जिससे लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया है इस तरह कि यहाँ पर सब्सिडाइज अशिया मिलती थी लोगों को, थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता था कि जो चीज़ें ज़्यादा कीमत में बाकी बाज़ार यहाँ पर मार्केट से मिल रही होती थी
वही चीज़ आपको सब्सिडाइज रेट में यूटिलिटी स्टोर से मिलती थी, और ये यूटिलिटी स्टोर्स जगह जगह पर मौजूद थे जिससे लोग मुस्तफ़ीद हो रहे थे। अब जो ये आया है वज़ीर आज़म की हिदायत पर, यूटिलिटी स्टोर्स 31 जुलाई को बंद करने की जो डेडलाइन है उसको तय किया गया है। पहले ये था कि जून के आखिर तक इनको बंद कर दिया जाएगा, 1 जुलाई से इनको बंद कर दिया जाएगा। अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, 31 जुलाई तक चला गया है। ये क्या वजूहात है? जो लोग इसके यूटिलिटी स्टोर्स पर जो लोग काम करते हैं उनका क्या बनेगा? उनके लिए क्या कोई अलाउंसेस या कोई पॉलिसी बनाई गई है, नहीं बनाई गई है? इस पर बात करते हैं। हमारे साथ जाहिद आबिद साहब मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, उनसे जानते हैं कि क्या आगे का प्रोसीजर होने वाला है, हुकूमत क्या लायामल इख्तियार करने वाली है। जाहिद साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक है, बेहतरीन। जाहिद साहब, पहले इन्होंने सोचा कि जो जून के एंड पे इन्होंने बंद करने थे, अब ये जुलाई पर ले गए, एक्सटेंड कर दी गई है इसकी डेट जो है बंद करने की। क्या वजह है कि अगर लोगों को, गरीब तबके को रिलीफ पहुंच रहा था इन ख़ास तौर पर पर्टिकुलर चीज़ से, यूटिलिटी स्टोर से, तो क्या वजह थी कि इनको बंद कर दिया जाए? मुनीबा, वो कहते हैं कि दिल का जाना ठहर गया, सुबह गया या शाम गया। 31 जुलाई कर दें तारीख, या 31 अगस्त कर दें, जाना तो है। इसने अब जो इसके हालात बन चुके हैं गुज़श्ता तकरीबन 1-1.5 साल से, उसमें ये साफ नज़र आ रहा है कि इनको बंद करना है। अब अच्छा। इसको अगर हम थोड़ा सा इसका माजी देखें तो जब यूटिलिटी स्टोर्स बनाए गए थे तो उसमें लॉजिक ये थी कि जो आम मार्केट में महंगाई होती है, हाँ। उसके ऊपर एक तरह का चेक रखने के लिए था कि अगर वो कोई आउट ऑफ कंट्रोल महंगाई हो जाए आम बाज़ार में, तो लोगों के पास एक ऑप्शन हो, हुकूमत के पास एक ऑप्शन हो कि अपने तौर पे वहाँ चीज़ें अपने रेट पे फ़रोख्त कर सके। तो ये इसका एक बुनियादी एक थीम था। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है कि आजकल हम सुपर स्टोर्स हर गली मोहल्ले में देख रहे हैं, हर बड़ी शाहराह पर देख रहे हैं कि बड़े बड़े सुपर स्टोर्स बन चुके हैं और वहाँ पे ख़रीदारी हो रही है। एक ज़माना था कि जब यूटिलिटी स्टोर से सुपर स्टोर होते थे, तो मतलब ये वाहिद स्टोर होता था जहाँ पे एक छत नीचे सारी चीज़ें दस्तयाब होती थी। लोगों के लिए एक अट्रैक्शन का बाइस होता था यूटिलिटी स्टोर्स, एक अच्छी चीज़ होती थी। लोग वहाँ से जाके सस्ती होने के अलावा भी शॉपिंग करने को तरजीह देते थे कि वहाँ एक ही छत के नीचे से चीज़ें जाके ख़रीद लेंगे। ऐसा ऐसा उसको पहले ख़त्म किया गया, वो फिर बड़े स्टोर्स आ गए, वो इन चीज़ों को मज़ीद उन्होंने डेवलप कर लिया, फिर ये पीछे रह गए। असल में अब हुकूमत की पॉलिसी यही है कि अवाम को जो सब्सिडी है, अवाम तक जो पैसा है, वो बराह रास्त सब्सिडी की मद में दिया जाए। अच्छा। या जिस तरह टारगेट करके कि फ़लाँ शख्स को 1000 रुपया या 2000 रुपया महीने का देना है, दिया जा रहा है, ठीक है। वो कहते हैं कि जी हम इस किस्म के जो स्टोर्स बनाते हैं, इस पर गाड़ियों वाले आके भी सब्सिडी वाली चीज़ ले लेते हैं। अच्छा। अगर हम आटे का रेट कम करते हैं तो पता लगता है कोई 50 लाख की गाड़ी में बंदा आया और उसने भी वो सस्ता आटा ले लिया, और एक जो साइकिल पे आ रहा है वो भी सस्ता आटा ले रहा है। ये एक कुछ इस किस्म के बहाने हैं। असल में इंतज़ामी तौर पे मुकम्मल तौर पे नाकामी का शिकार यूटिलिटी स्टोर। उसकी वजूहात सरकारी सतह पे भी हो सकती हैं, इंतज़ामी अफसरान जो हैं उनकी भी नाअहली हो सकती है, मुलाजमीन की भी नाअहली हो सकती है। लेकिन ये एक हकीकत है कि इसकी वजह से एक मार्केट में थोड़ा सा, और ये हम देखते रहे हैं कि जिस वक्त आटे का रेट आम मार्केट में बेलगाम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था, तो हुकूमत ये करती थी कि एक कंट्रोल रेट लगा के यूटिलिटी स्टोर पे आटा फराहम करती थी, जिससे जो आम मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाता था और वहाँ पर भी रेट थोड़ा सा नीचे आया था। इसी तरह चीनी की भी यही सूरत हाल थी, घी की भी यही सूरत हाल थी। फिर इन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को इधर से रिलीफ देना शुरू कर दिया कि उनके जो लोग हैं वो यहाँ से ख़रीदारी करें, तो हो। तो अब गुज़श्ता हम तकरीबन 6-8 तकरीबन 1 साल हो गया, हम देख रहे हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी वहाँ से ख़त्म कर दिया गया था, उसको बिल्कुल नहीं था। और ये बड़े अरसे से चल रही थी चीज़ें। ये जो मुलाजमीन यूटिलिटी स्टोर्स के, उनको भी पता था कि अब इस किस्म के काम हो रहे हैं कि ये बंद करने की तरफ जा रहे हैं। अशिया आना बंद हो गई थी ना, जो 3-4 बुनियादी अशियाएं जो लोग खरीदने जाते थे। एग्जैक्टली। उसके अलावा वहाँ पे रैक्स खाली होते थे, चीजें ही नहीं रखी जाती थी। बाकी जो चीज़ें हैं, ब्रांडेड चीज़ें हैं, वो हर जगह मिल जाती हैं और वो तकरीबन रेट भी वही थे, इसलिए लोग फिर वो जो एक असल थीम ये था कि सस्ती चीज़ खरीदने आएंगे। अगर आटा आप सस्ता दे रहे हैं तो आटा खरीदने आएगा तो साथ की दूसरी चीज़ भी खरीद लेगा। लेकिन वो जब आटा ही ख़त्म हो गया, जब चीनी ख़त्म हो गई, घी ख़त्म हो गया, तो लोगों ने फिर वहाँ जाना छोड़ दिया। क्या ही वहाँ पर लेना आके। ये तरजीहात की बात है, पैसा मसला नहीं है कि कहाँ इन्होंने किसको खुश करना है। मतलब फिनांस बिल आया है, उसमें अब
हैरानी मतलब होती- इसमें उन्होंने कोई हैरानी- अचंभे की बात तो नहीं है ना, इसमें कोई उन्होंने बहुत ज्यादा ऐसी जाके काम नहीं किया, वो उनका बनता था, उन्होंने बजट बनाना था। असेंबली में जो बजट पेश किया गया था उसमें एक फिनांस बिल होता है जिसमें टैक्स वगैरह जो अच्छा, है उनको ठीक ऊपर है। नीचे किया जाता है। उसमें जब वो पेश किया गया तो उसमें एक दो चीज़ें नहीं थी, तो वो अच्छा। चीज़ें जो शामिल की गई हैं वो कमाल हैं। वो चीज़, वो टैक्स छूट जो दी गई है हाँ, कि सदर हाँ, और उनकी जो बेवा बाद में होंगी जी, उनको जो पेंशन मिलेगी वो उस पर टैक्स नहीं होगा उस पेंशन पे। मतलब ये यानी कि इतने गरीब होते हैं बेचारे ये सदर और उनकी बेवा जो बन जाती हैं कि उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा उस पेंशन पे, जो कि आम बंदा जो लेता है उसका अगर उस स्लैब में आता है तो उसको मिलेगा। हाँ, तो ये मतलब एक तरजीहात की बात है। हुकूमत सिर्फ 2+2 लोगों को एक देने के लिए कि जी हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो असल में सूरत हाल उस तरह है जैसा कि नज़र आती है, लोगों को पता है क्या चलें। कुछ हो रहा है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि कम मुनासिब नहीं कहा जा सकता इसे। एक कह लें कि विशियस साइकिल है जिसमें हम फंसते जा रहे हैं कि एक साइड पे जो है ना वो रिलीफ पहुंचाने वाली जो चीज़ें थी उनको ख़त्म किया जा रहा है, उनको जो है ना उस ग्राफ से ही निकाला जा रहा है। दूसरी तरफ महंगाई का ग्राफ आपको पता है कि किस तरह बढ़ रहा है, ख़ासतौर पे जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी है, पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, इसकी जो ओवरऑल चीज़ों के ऊपर जो असरात होंगे वो आने वाले दिनों में मज़ीद पता चलते जाएंगे। तो हमारे साथ जाहिद आबिद साहब मौजूद थे। जाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपके Thank वक्त you. का कि आप आए। ब्रेक लेनी है मैंने, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब हम एक ऐसी तकलीफ़ का जिक्र करेंगे जो खामोशी से ना ज़िंदगी का सुकून छीन लेती है। शैटिका का दर्द है और ये दर्द अक्सर कमर के निचले हिस्से से शुरू होकर टांग के पिछले हिस्से तक जाता है और इंसान के बैठने, चलने और सोने जैसे आम कामों को भी ना बहुत ज़्यादा मुश्किल बना देता है और हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है ना उसको शदीद मुतासर करता है। तो आज के प्रोग्राम में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो दर्द है ये पैदा क्यों होता है और इसकी असल वजूहात क्या हैं, हमारी कौन सी ऐसी आदत हैं, ऐसी कौन सी हरकत हैं जो इस तकलीफ़ को और भी बढ़ा सकती हैं और कौन सी ऐसी आसान एक्सरसाइज होंगी जो हम घर पर परफॉर्म कर सकते हैं ताकि इस तकलीफ़ से छुटकारा हासिल किया जा सके। तो इस पर हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर शमसुल हक ने हमें आज ज्वाइन किया है जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू सो मच, आई एम ऑल फाइन। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर शम्स, आज हमने बात करनी है शैटिका के हवाले से एंड रिसेंटली आई डायग्नोज विद इट। तो मेरे लिए तो बड़े कंसर्निंग पॉइंट है कि ये बड़ा मुश्किल कह लें कि ये मर्ज़ ही कहूँगी क्योंकि ये सारी ज़िंदगी के लिए अगर आप इसको मैनेज नहीं कर पाते हैं तो ये आपके साथ चलता है। इसकी क्या वजूहात क्या हैं अगर ज़्यादातर देखा जाए तो? अनफॉर्चुनेटली लो बैक पेन से ये ज़रा डिफरेंट है। हाँ जी, लोगों को आमतौर पे कमर दर्द होती है, लोग कहते हैं कि स्लाइड सा एक बड़ा डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, कभी ऐसा लगता है कोई एक मसल पुल हो गया है, तो वो विद इन सम टाइम लाइक विद इन वीक और 2 ठीक हो जाता है, बेहतर हो जाता है, वो पुल मैनेज हो जाता है। शयाटिक असल में ये चीज़ नहीं है। शयाटिक की ट्रीटमेंट के अंदर उसकी काउंसलिंग सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ट्रू, जस्ट लाइक आपको हुआ तो आपको ये पता होना चाहिए था एट दैट टाइम कि ये आपके अंदर एक आपके स्केलेटन में चेंज आया, आपकी हड्डियां जो हैं जो लो बैक हैं उसमें चेंज आया, पोस्चर में चेंज आया है। आपने बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग या यूज़ किया है या आपने क्या किया है कि किसी बैड एंगल्स को इस्तेमाल किया है। अब बैड एंगल क्या होता है? वो बैड एंगल आपके बैठने में हो सकता है, वो आपके खड़े होने में हो सकता है, आपने कोई भारी चीज़ उठाई है, आपने कोई चीज़ लिफ्ट की है उसमें हो सकता है, वहाँ से पुल आ सकता है। Exactly. और उसकी वजह से ओफल्ला वो मुझे अभी भी वो याद आता है ना, तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसीजर था। इट इज़ सॉर्ट ऑफ द पेन ऑफ हाईएस्ट इंटेंसिटी। इससे ज़्यादा शिद्दत की दर्द नहीं है क्योंकि इसमें होता ये है कि उन हड्डियों के पुल होने से या उन हड्डियों के वीक होने से हमारे उस हड्डियों के किनारों से, साइडों से कुछ नस निकल रही होती है, नर्व्स और नर्व की रूट्स निकल रही होती है। असल में वो रूट्स दब जाती हैं
उन रूट्स के दबने से फिर टांग के अगले हिस्से में, टांग के पिछले साइड पे, हिस्से में, एग्जैक्टली, और काफ फिर में, या पाँव काफ तक। में, पाँव तक आपके वो पेन जाता है, क्योंकि अल्लाह ने ना ये नेचुरल वायर बनाई है, तार है जी। ये नेचुरल वायर ऊपर से लेके नीचे तक जाती है, जिसको हम शयाटिक नर्व कहते हैं। ट्रू। उस शयाटिक नर्व की दब जाने की दर्द को शयाटिका कहा जाता है। सो इट्स क्वाइट इंटेंस, नो डाउट। इसके अलावा और भी बहुत सी रीज़न है। कुछ लोग आर्थराइटिस का शिकार हो जाते हैं, कुछ लोग वीक हो जाते हैं, कुछ को ट्रॉमा हो जाता है, कोई एक्सीडेंट आ जाता है, कुछ के ओबेसिटी है, यानी पेट ज़्यादा से है ज़्यादा, तो कमर का कर्व ज़्यादा हो जाता है। कमर का कर्व ज़्यादा हो जाए तो फिर हमारे जो हड्डियों के दरमियान कुशन्स हैं उस पे दबाव आता है, दबाव आने से स्पेस कम हो जाता है, स्पेस कम होता है, फिर नर्व दब जाती है। तो इसके बहुत से मल्टीपल फैक्टर्स हो Exactly, सकते हैं। बहुत से रीजन। ठीक है, मेरे ख्याल से हम चलते हैं कि कुछ जो फिजियोथेरेपी है, कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं जो आप हमें बता सकते हैं जी जी श्योर। इस हवाले से, शटिका के हवाले से खासतौर पे कि इसकी जो हमने कम कैसे करनी है, शिद्दत, दर्द की शिद्दत कम कैसे करनी है। ठीक है, ओके। अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ तो ये ख्याल रखिएगा कि शयाटिक पेन ऐसी नहीं है जो किसी टोटके से ठीक हो। इसके ऊपर लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, कोई कहता है गर्म कर दो, कोई कहता है मालिश कर दो, कोई कहता है ऑयलिंग करो, कोई कहता है जी टकोरें शुरू कर दो। ऐसा नहीं करना है प्लीज़। मैंने यहाँ तक लोगों को इस्त्री का कपड़ा, इस्त्री से कपड़ा गर्म करके वो लगाते हुए देखा है। तो याद रखिएगा, इससे इन्फ्लेमेशन डबल हो जाएगी। ये बिल्कुल नहीं करना, इसमें टोटकाइज्म नहीं चलना। सबसे पहला इसका रूल है कि आपने रेस्ट करना है। रेस्ट इज इंडिकेटेड फॉर 7 days एट लीस्ट, कम अज कम एक तरफ करवट लेकर लेटना है। दूसरा, अब देखें भाईजान जैसे खड़े हैं, ये पोस्चर ठीक नहीं है। इनको क्या करना है, बैली अंदर लें सर, लाइक दिस, ठीक है, और एक्सटेंडेड स्पाइन रखनी है। इफ आई कैन शो यू लाइक दिस, मैं खड़ा हूं, ये देखिएगा, तो दिस इज एक्सटेंडेड स्पाइन। हमारे लोगों के अंदर एक टेंडेंसी है वो ऐसे खड़े होते हैं, हाँ, दैट इज वेरी पोस्चर, झुक के वेरी ना? बैड पोस्चर, लाइक दिस। Now these are some of those postures जिनके अंदर आपकी पेन और मजीद बढ़ेगी। हम इसमें ये कहते हैं कि हमारा जो पेशेंट है वो एक्सटेंशन बाइस्ड है। एक्सटेंशन बाइस्ड मतलब उसकी कमर सीधी रहनी चाहिए। अगर वो बैठा है तो सीधी रहे, अगर वो खड़ा है तो सीधी रहे, तो दर्द कम रहेगा। टांग पे टांग रख के बैठने से भी थोड़ा दर्द कम हो जाएगा। ठीक है, अब ट्रीटमेंट की तरफ आए। कुछ हमें अर्ली ऑन सबसे पहले दर्द कम करना होता है, उसके लिए हमें कुछ मशीन्स रिक्वायर्ड होती हैं। दर्द कम किए बगैर एक्सरसाइज नहीं की जाती। ये बहुत गलत बताया जाता है जी यूट्यूब पे, वीडियोस पे, एक्सरसाइज कर ले आपकी दर्द, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो झूठ है ये। सब झूठ है, बल्कि आपने तो एक्सपीरियंस किया है ये झूठ है, एग्जैक्टली सब झूठ है। प्लीज सबसे पहले पेन मैनेज करना। आप लोगों ने घरों में ये देखना है कि आपका पेन 10 में से 5 पर आया कि नहीं। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि मेरे साथ हुआ है ना, मैंने पेन मैनेज नहीं किया और मैं फिजियो करवा रही थी, तो वो हो ही नहीं रहा था, उसका कोई असर ही नहीं हो रहा था। ठीक ही नहीं होगा वो, थोड़ा सा ये जरा गलत मैनेज किया जा रहा है। अगर फिजियो हो भी रही है तो जस्ट लाइक आई एम सेइंग कि हम वहां पर वो मशीन्स इस्तेमाल करते हैं पहले, जिन मशीन्स से दर्द कम किया जाए। जब दर्द हमारा 10 में से 5 पर आता है, फिर हमें इफेक्टिव होता है ये एक्सरसाइज। और फिर वहां पे एक्सरसाइज ही एक ऐसा रूल है जिसके जरिए बच सकते हैं, वरना वो बेहतर नहीं होता। आपने वजन सीधे लेट जाना है। इसमें आपको सबसे पहली एक्सरसाइज जो घर में करने के लिए बता रहा हूँ, बिल्कुल सीधे लेट जाना है, ठीक है। और कोशिश हम ये करते हैं इसी तरह जिस तरह इन्होंने अपने दोनों एल्बोज, अपने दोनों रिस्ट स्ट्रेट कर लिए हैं, एल्बो सीधे कर लिए हैं, शोल्डर सीधा कर लिया है, यानी अपने स्केलेटन को न्यूट्रल कर लिया है। अब घुटना हम पहला बेंड करेंगे, राइट घुटना हम बेंड करेंगे और इसको अपने चेस्ट की तरफ, आगे की तरफ, इसको यूं शोल्डर की तरफ पुल करना शुरू कर देंगे। ठीक है। अच्छा, इससे क्या होता है कि जितना खिंचाव टांग के पिछले हिस्से में, आपके ग्लूट्स में, हिप के रीजन में और इसके साथ जो कमर से आ रहा है, वो सारा खिंचाव कम होना शुरू हो जाता है। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेचिंग। ठीक है। नी टू चेस्ट स्ट्रेच फॉर शयाटिका। ठीक है। इसको हम इतनी शिद्दत से नहीं दबाते। अब अगर इनसे पूछें तो भाईजान थोड़ा सुकून आ रहा है, रिलैक्स हो रहे हैं, वैसे भी खड़े होने से स्ट्रेस आता है, तो आप उस स्ट्रेस को भी इससे बड़ी आसानी से रिलीज कर सकते हैं। 4 से 5 सेकंड किया, फिर छोड़ दिया, अगेन 4 से 5 सेकंड इसको लाइट सा स्ट्रेच दिया, फिर छोड़ दिया। तो इसको आप 10-10 बार दोनों तरफ रिपीट करेंगे। फायदा इसका ये होता है कि जो नीचे दबाव है हड्डियों में, जैसे ही हम अपने इस घुटने को आगे पुल करते हैं तो वो हड्डियों में दबाव कम हो जाता है, ओपन होना शुरू हो जाता है। सो इट इज वेरी गुड। बहुत रिलीफ मिलता है लोगों को जब वो ये एक्सरसाइजेस घरों से करके आते हैं, तो देख से कि हमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया है। तो ये हमारी पहली एक्सरसाइज है। दूसरी हम क्या करेंगे, टांग पे टांग रखेंगे,
ठीक है, ठीक है, लाइक दिस। हम इसको कहते हैं फिगर ऑफ 4। ओके, फिगर ऑफ 4। एग्जैक्टली, इस तरह 4 लिखा जाता ठीक है, है। 4 लिखा जाता है काउंटिंग में। इससे हम क्या करते हैं, हम एक मसल है यहाँ पर जहाँ से नर्व गुजर रही है, जी। हमारे हिप के रीजन में जी। जहाँ से ये नर्व गुजर रही है, हम इस मसल को ओपन अप करने की कोशिश Okay. करते हैं एंड वी डू इट लाइक दिस। हाँ, यहाँ पर आपने घुटना अपने उल्टे बाजू की तरफ लेकर जाना है। लेकर जाना है, ठीक है, और ज्यादा प्रेशर भी नहीं ज्यादा देना प्रेशर है। नहीं देंगे। इसमें हमेशा रूल है पेन हाँ, फ्री रेंज। रेंज है। किताब कहती है पेन फ्री रेंज, यानी आपने उतना स्ट्रेस देना है जहाँ पे आपको दर्द नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप आहिस्ता आहिस्ता आपकी ये रेंज बढ़ती बढ़ती चली जाएगी। जाएगी, सही है, ठीक है। ठीक है जी, स्ट्रेस आ रहा है नीचे, दर्द तो नहीं हो रही। एक और असूल बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ। अगर कोई भी एक्सरसाइज करते हुए आपको दर्द आ रही है तो उसको छोड़ दें। छोड़ दें, फौरी तौर फौरी पर तौर उसको पर छोड़ छोड़ दें, दें। उसको एक्सपीरियंस करने की उसको कोशिश ना बिल्कुल करें कि experience शायद ना हम थोड़ा और करेंगे और स्ट्रेचिंग करेंगे तो सही हो जाएगा, वो और ज्यादा बिगड़ जाएगी। एग्जैक्टली। अच्छा, नाउ आई एम मूविंग टू वन विलियम फ्लेक्शन एक्सरसाइज। Okay. आपने पीछे दोनों हाथ रखने, थोड़ी सी गर्दन उठानी है, थोड़ा और नीचे करें, नीचे करें, बस यहाँ पे होल्ड रखना है और दोनों ठीक अपने है, घुटने अपने चेस्ट की तरफ। दिस इज लेकर कॉल्ड जाना है। बायलैटरल नी टू चेस्ट विलियम Okay. फ्लेक्शन एक्सरसाइज है Okay. ये। और ये पूरी स्पाइन, कमर ऊपर से लेके नीचे तक तमाम मसल्स, तमाम लिगामेंट्स ठीक है। का ये ओपनिंग है, खोलने के लिए हम इसको ठीक है। इस्तेमाल करते हैं, बेहतर करने के लिए, टेंशन रिलीज करने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जैसे स्टार्टिंग ये एपिसोड वाइज आती है ना, ये कभी भी किसी टाइम भी आपको कोई ऐसी चीज हुई है, ये आपकी ट्रिगर हो जाती है क्या? अब जैसे सपोज कि मुझे आज अगर ट्रिगर हो गई है तो मैं फौरी तौर पे ये एक्सरसाइज करूँ या थोड़ा मैनेज करने के बाद इसको करूँ? नहीं, हर डिजीज का एक एक्यूट फेज होता है। एक्यूट फेज में डिजीज अपने जोबन पे होती है, हम ये कहते हैं मैक्सिमम होती जी, है, जी। उस वक्त दर्द सिम्टम सबसे ज्यादा होते हैं। ऐसे ही है, एक्यूट फेज में ये एक्सरसाइजेज नहीं होती। ठीक है। इस तरह मैंने पहले ही शेयर किया कि जब तक दर्द आपकी नहीं एक्यूट फेज में से नहीं गुजर जाती, सही। आप 10 से 5 पर नहीं आ जाते, तब तक ये एक्सरसाइजेज ठीक है। नहीं की ठीक जाती। है। ठीक है जी। अच्छा, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट, ये कह लें कि आप, ये बहुत बड़ी टिप है अच्छा जो आप देने जा रहा हूँ। ये सciatic नर्व ग्लाइड है। ठीक ये हम है। पेशेंट्स को वैसे नहीं बताते हैं, आपको हम फ्री बता रहे आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये देखिएगा, दिस इज कॉल्ड sciatic नर्व ग्लाइड। ठीक है, फ्लॉसिंग भी कहते हैं हम इसे। ओके, फ्लॉसिंग इसलिए कहते हैं कि पूरी sciatic नर्व को एक्टिव कर रही है, सही ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि घुटने को इस तरह से हिप को पहले 90 पे ले आते हैं, सही। फिर घुटने को हम सीधा करने की कोशिश करते हैं। ओह, उफ, अब देखिए भाईजान बताएंगे, आ रहा है जी, खिंचाव शुरू हो आ गया रहा है। खिंचाव? अच्छा, अब इसके बाद अभी भी ये मुकम्मल नहीं हुआ। तीसरा इसका एक्ट है, अपनी उंगलियां अपनी तरफ पाँव की खींचे। यस, क्यों जी, खिंचाव आ रहा है। मजा आया? अच्छा, अब इसको यहीं से वापस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। 1 ठीक है, 2 and 3। ठीक है, अगेन विल रिपीट 1 2। नहीं, आपने गलत किया है, वापस लेंगे। अच्छा इसकी One, एंगलिंग भी होना बहुत जरूरी है। एंगल्स एंड अच्छा। पैटर्न, दोनों चीजें। ठीक है, One, पहले ग्लूट से आपने नी जी। तक आना है, फिर नी से Two, आपने ऊपर पाँव तक जाना and है। then 3। ओके, दिस इज इट्स पैटर्न, ये इसका पैटर्न है, इसी तरह से चलेगा। सही। ठीक है, अब इसको होल्ड आप 5 से 10 सेकंड रख सकते हैं, ठीक है। 20 बार रिपीट करें, दिन में 2 से 3 बार करें तो बहुत इफेक्टिव होता है। sciatic नर्व ग्लाइड है। अब आप उल्टे हो जाएं। ठीक है, अब ये एक थोड़ा दोनों हाथ यूँ रखेंगे, कोनियाँ यूँ रखेंगे ऐसे। ये एक मैकेंजी साइंटिस्ट हैं, उनकी प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन हैं, मेडिसिनल एक्सरसाइज है फॉर दिस sciatica। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आप दोनों अपने करीब ले लीजिए और ले लीजिए। आपने ऊपर उठाने हैं कंधे, सही। लाइक दिस, ऊपर ठीक छत है, को देखने वो की जिस कोशिश तरह करें। कोबरा पोज कहते इस हैं तरह ना, कोबरा होता है। वो करना है। ठीक अच्छा, है, कोबरा फाइनल है, अच्छा वो लोग पहले करते हैं। अच्छा पहला ये है, अच्छा, दिस ठीक इज है, द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, ये ग्रेड 1 मैकेंजी एक्सटेंशन कहलाता है। अब इस पर भी अगर आप यहाँ आपके हाथ यहाँ- लगा कर देखें तो यहाँ पे आपका stretch पर- एक्टिवेटेड, यहाँ पर ये एक्टिवेट होना शुरू हो गए हैं। ठीक है। हाँ, ये जरूर है, हम कहते हैं कि पेशेंट को आपने ऊपर छत की तरफ देखना है,
तो जितना वो छत की तरफ देखता है तो सारे जो यहाँ पे हमारे एक्सटेंसर्स हैं हाँ। बैक के वो सारे वो एक्टिव यहाँ हो पे आ जाते जाते हैं। हैं, तो सही इसको है। हम सिर्फ होल्ड करते हैं और होल्ड करके इसी तरह से बाद में लीव कर देते क्योंकि हैं। खासतौर पर जब मेरी भी शुरू हुई थी ना, तो मैं उठ जा ज़्यादातर उल्टा लेटती थी, तो मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिलता था। तो इसको मैनेज करना बड़ा ज़रूरी होता है और किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना, अच्छे थेरेपिस्ट से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी होता है ऐसे मामले में कि अगर आपको बैक का प्रॉब्लम है, ये शायटिक नर्व का प्रॉब्लम है, तो ऐसे भी किसी हकीम के पास नहीं जाना है की ज़रूरत है आपको। हकीम जो है ना, नीम हकीम ख़तरा जान होते हैं, तो इसलिए कोशिश किया करें कि कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं। डॉक्टर शम्सुल हक हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और जो टिप्स आप हमें देकर जा रहे हैं ये बड़ी इफेक्टिव होने वाली है। आप लोगों में से किसी को भी है तो ज़रूर ये करिएगा, तो फिर हमें इसका फीडबैक भी दीजिएगा। अब कुछ बात करनी है हमने माँ के हवाले से कि माँ बनना एक बड़ा खूबसूरत एहसास होता है, मगर कई ख़वातीन के लिए ना ये खुशी का लम्हा ज़हनी दबाव, उदासी और बेचैनी में भी बदल जाता है। पाकिस्तान में ना डिलीवरी के बाद ज़हनी दबाव एक संगीन मगर कम तवज्जो दिलाए जाने वाला मसला है। मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स आती हैं उनके मुताबिक तकरीबन 28% से 63% ख़वातीन डिलीवरी के बाद किसी न किसी हद तक ज़हनी दबाव यहाँ पे डिप्रेशन का शिकार होती है। और आलमी सतह पर देखा जाए तो इसके मुकाबले में ये शरह काफ़ी ज़्यादा है, जो कि आमतौर पर 10 से 20% होती है। एक मुतालिया जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में किया गया है और इसमें अंदाज़ा लगाया गया है कि तकरीबन हर 3 में से एक खातून इस ज़हनी बीमारी से मुतासर होती है। तो आज के प्रोग्राम में हम इसी के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि ये कैफियत क्यों होती है, कैसे पहचानी जा सकती है और इसके इलाज का मौसर तरीका क्या है, जिसको पोस्टमार्टम डिप्रेशन भी कहा जाता है कि बच्चा होने के बाद आपको डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। तो इसकी वजह क्या है, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर सुंबल अफजल ने हमें ज्वाइन किया है जो कि गायनिकोलॉजिस्ट हैं, और डॉक्टर आसमा सईद ने हमें ज्वाइन किया है जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। तो डॉक्टर साहिबा आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर आसमा आपको भी वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। डॉक्टर सुंबल, सबसे पहले आप ही की तरफ आऊँगी। ये जो डिलीवरी के बाद खातन में पोस्टमार्टम डिप्रेशन आ जाता है, क्या वजह है इसकी? यूजुअली क्यों आता है ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन? देखिए, मैं एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यहाँ बताना चाहती हूँ कि हमारी जब जो ही डिलीवरीज होती हैं, जो प्रेगनेंसीज हैं, जब अनप्लैंड होती हैं, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि ये हम 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, अब कंसीव हो गया, उसके बाद डिलीवरी, और सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपको इर्द गिर्द की सपोर्ट नहीं होती। आपको सोशल, हस्बैंड की, फैमिली की, हर बंदा आपको डिस्करेज कर रहा होता है अनप्लान्ड प्रेगनेंसी में। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो फर्स्ट आपकी, अगर उन माओं में जिनमें फर्स्ट प्रेगनेंसी है उनको एक्सपीरियंस ही नहीं है कि आपने बेबी को कैरी कैसे करना है। एंटीनेटल क्लासेस ही नहीं ली जाती, यहाँ कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है काउंसलिंग का। आपकी गायनाकोलॉजिस्ट आपको समझाती नहीं है कि ये एक हेल्दी चीज़ है प्रेगनेंसी, ये कोई बीमारी नहीं है। इसके बाद आपकी हार्मोनल चेंजेस आती हैं बॉडी में, और जो ही डिलीवरी होती है एकदम से हार्मोन्स विड्रॉ हो जाते हैं बॉडी से। आप बेबी के लिए रात जागते हो, दिन जागते हो, स्लीपिंग हैबिट डिस्टर्ब हो जाती हैं। उसमें आपके पार्टनर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि वो आपके साथ बहुत अच्छा कंफर्टेबली सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा हो, आपके साथ वो रातें गुजार रहा हो, चाहे फीड आप नहीं करवाना है मगर एक मोरल सपोर्ट होती है, एक इमोशनल सपोर्ट होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट आपकी हेल्थ, आपकी हाइड्रेशन, आपका लिक्विड इनटेक, आपका फ्लूइड इनटेक, ताकि आप डिहाइड्रेटेड ना हो, आपकी मिल्क सपोर्ट अच्छी आ रही हो, आपको इर्द गिर्द का प्रेशर ना हो, आपकी डाइट सफिशिएंट हो। अच्छा, इसमें मुझे बताइए पोस्टमार्टम डिप्रेशन और जो बेबी ब्लूज कहा जाता है, ये भी एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, दोनों में फर्क है या एक ही चीज है? जी बिल्कुल फर्क है। अच्छा, हर प्रेग्नेंट फीमेल जब आफ्टर लेबर और डिलीवरी के प्रोसेस से गुजरती है, ये एक बहुत ट्रॉमेटिक फेज है। ठीक है, ये बहुत डिफिकल्ट फेज है। नॉर्मल डिलीवरी किसी की तो बहुत स्मूथली हो जाती है और किसी की बहुत ज्यादा काफी घंटों आपको लेबर से गुजरना पड़ता है, कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं, आपके बेबी में स्ट्रेस आ जाता है, बेबी नर्सरी में एडमिट हो जाता है। ये सारे फैक्टर आपकी हेल्थ इशू पे इफेक्ट करते हैं। 2 से 3 दिन, हफ्ता, विद इन 2 वीक्स हर जो फीमेल है वो सफ़र करती है, एंग्जाइटी, स्ट्रेस,
मूड स्विंग्स, रोना आ रहा है, नींद डिस्टर्ब हो रही है, बट अगर ये सिम्टम्स जिनको हम ब्लूज़ कहते हैं, ये अगर रिजॉल्व हो जाते हैं खुद ब खुद विद इन 2 वीक्स, विद इन 14 डेज, तो ये नॉर्मल है। ये हर एक को फेस करना है माहौल के चेंज होने की वजह से। लेकिन अगर ये परसिस्ट करते हैं, आपकी फिजिकल लाइफ इफेक्ट हो रही है, आप में इतना डिप्रेशन हो रहा है कि आप हर एक से लड़ाई कर रहे हो, मतलब आपको वो बातें भी महसूस हो रही हैं जो 2 साल पहले हुई थी। इवन आप इतने अग्रेसिव हो गए हो कि आपको इर्द गिर्द के सारे लोग लग रहे हैं कि ये आपके दुश्मन है, ये आपके लिए मैंने तो अच्छा यहाँ तक सोच डॉक्टर नहीं साहिबा रहे। सुना है कि कुछ Suicidal लोगों को ऐसा tendency हो जाती पोस्टमार्टम है। डिप्रेशन या Yes. बेबी ब्लूज हो जाता है कि वो तो अपने बच्चे को भी नहीं उठा Look पा रहे after, होते yes, हैं, यही लुक मैं आफ्टर कर बताना पा चाह रही रही होती हैं हूँ, yes. खवातीन, के वो उनके साथ उनका लगाव ही नहीं होता है। लगाओ नहीं होता, लेकिन असल बात ये है कि आप में इतना डिप्रेशन आ जाता है कि आप अपने अंदर भी इंटरेस्ट लॉस कर देते हो और सही, बच्चे के अंदर भी उसकी true. केयर नहीं कर पाते। इवन सुसाइडल अटेम्प्ट्स उफ कुछ अल्लाह, लोगों में कि मैंने यहाँ देखा तक है। इतनी पहुंच जाती और है, मेरी सही एक है, पेशेंट ठीक है। आई है, उसने मुझे कहा कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपने बच्चे के साथ ना खुदकुशी कर लूं, और लोगों ने क्या किया कि उसे समझा कि ये इस पे तो वो आ गया है, जिन साया आ गया है। साया आ गया है, और इसको तो इसने वो छिला था और इसने ये ऊपर जाके सो गई, इसने ये वाला काम गलत कर लिया। वो सारे मिथ्स अटैच होके आपको और आइसोलेट कर दिया जाता है, आपके एनवायरनमेंट को और नेगेटिव कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये बड़ा एक blues से हाँ, साइकोसिस और डिप्रेशन में चेंज हो ये जाती है, चेंज हो जाता है। ठीक है डॉक्टर आसमा, आपकी तरफ चलूंगी। अगर ये इस तरह का हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है आपको, पोस्टमार्टम डिप्रेशन, तो इसमें क्या करना चाहिए खवातीन को? मतलब ये दवाइयों से हल होगा, ये थेरेपी से हल होगा, कंसल्टेंसी लेनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा इसमें? इसमें देखना होगा कि पहले डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है। अगर बेबी ब्लूज़ हैं तो एज डॉक्टर साहिबा सेड के 15 डेज़ में वो रिजॉल्व हो जाएंगे। पोस्टमार्टम डिप्रेशन है तो इट कैन टेक अ ईयर मे बी। फिर हम देखते हैं पोस्टमार्टम साइकोसिस, दैट इज़ द वर्स्ट फॉर्म। आई रिमेंबर अ केस व्हेन आई वाज डूइंग माय इंटर्नशिप एट मेयो हॉस्पिटल। वहाँ पर मैंने किसी का केस सुना था कि एक लेडी ने अपने बच्चे को दीवार पे दे मारा था। ओह माय गॉड। एंड उसमें हेलुसिनेशंस होती हैं, डिल्यूजन्स होती हैं, हेलुसिनेशंस वॉइसेस आती हैं, ये शैतान का बच्चा है, अगर ये बड़ा हुआ तो ये तुम्हें और पूरी कायनात को मार देगा, तुम इसको मार दो। एंड लिटरली बिकॉज वो उस वक्त साइकोसिस के फेज़ में होती हैं, तो वो ऐसा कर सकती हैं कि वो अपने आप को या बच्चे को हार्म करें। तो यू नो इट डिपेंड्स, इट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल नीड बट ऑफ। ये किस स्टेज तक पहुंच गया है Yes. कि आप अपने आप को भी हर्ट कर हर्ट कर सकते हैं, सकते हैं, इवन दो बच्चे कि को भी। सुसाइडल अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, Yes. और बच्चे को भी मार नुकसान। सकते ये हैं। किस हद तक ये डिप्रेशन पहुंच जाता है, किस स्टेज पर पहुंच जाता है? मैंने कहा ना कि ये डिफरेंशियल डायग्नोज हमें करना हाँ। होगा। बेबी ब्लूज वो 15 डेज में ठीक रिजॉल्व है, होंगे। ठीक है। उसमें आपने देखना है कि डेली फंक्शनिंग कैसी है, फंक्शनिंग कितनी मुतासर नहीं होगी, आप रो रहे होंगे, डिस्टर्ब होंगे, बट नॉट टू एन एक्सटेंट कि अब क्लिनिकली डिस्टर्ब्ड हो। ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन। उसमें भी आपकी इरिटेबिलिटी है, मूड स्विंग्स हैं, क्राइंग स्पेल्स हैं, एंग्जाइटी है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बच्चा अच्छा नहीं लग रहा, बट नॉट टू एन एक्सटेंट कि आपको वॉइसेस आ रही हैं, नॉट टू एन एक्सटेंट कि आपको खपत पैदा हो गया है कि मेरा बच्चा कोई शैतान है और मैं इसको मार दूँ। सो साइकोटिक डिप्रेशन में आपको फ़ौरन से पहले क्लाइंट को सेपरेट कर देना चाहिए। अच्छा, बच्चे से ठीक उसको है। एडमिट कराएं और ठीक उसको है। एंटीसाइकोटिक्स क्लिनिकल सुपरविजन में दी जाएं। ओके, बिकॉज वो मेडिसिन भी नहीं लेना चाहेंगी, सही। वो इस वक्त ज़हनी कैफियत में नहीं है। जो बेबी ब्लूज़ हैं वो टॉक थेरेपी से ये अच्छा। ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन है, इट इज़ यू नो एक मीडियम सिवियरिटी में आ जाता है, जहाँ पे इट डिपेंड्स कि अगर हमें लग रहा है कि इतनी सिग्निफिकेंट नीड है कि पेशेंट को मेडिसिन देनी है तो साइकाइट्रिस्ट को प्रिस्क्राइब करनी चाहिए। प्रिस्क्राइब करना चाहिए, ठीक है। कुछ मेडिसिन ऐसी हैं एंटी डिप्रेसेंट जो कि ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो मदर्स को दी जा सकती हैं, बिकॉज उसकी जो सिक्रेशन है वो प्लेसेंटा या फिर फीडिंग में नहीं आती, राइट। लेकिन हमें जब हम इंडिविजुअल एक क्लिनिकल हिस्ट्री लेते हैं और हमें लगता है कि पेशेंट के कुछ साइको सोशल स्ट्रेसेस हैं, यू नो मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इन लॉज की कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, या प्री एग्जिस्टिंग कोई
साइकेट्रिक कंडीशन है condition तो है, हाँ। आप उससे टॉक थेरेपी या के कोई ऐसा थ्रू हो सकता है डॉक्टर आसमा कि कोई जैसे कोई ड्रग्स भी ले रहे होते हैं Yes, या yes. कोई ऐसी दवाइयां हैं जिसकी वजह से भी ये प्रोसीजर यहाँ पे ये Complications डिप्रेशन हो जाती कॉम्प्लिकेशंस हैं। बढ़ मैं जाती हैं। थोड़ा सा ऐड करूंगी, एक्चुअली हमारे पेशेंट्स ऑलरेडी डिप्रेशन के पेशेंट भी होते होते हैं। हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर के होते Okay. हैं, वो ऑलरेडी मेडिकेशन ले वो रहे होते उसको हैं जो है ना कि trigger कर pregnancy देता में- है। नहीं, प्रेगनेंसी में लोग छोड़ देते हैं अच्छा। ये सोच के कि ये बेबी के लिए हार्मफुल है। हालांकि 70 to 80% एक कैटेगरी की जो मेडिसिन है वो बेबी को हार्मफुल नहीं है, वो ब्रेस्ट फीडिंग में भी सेफ हैं। मैं ये इससे बताना चाह रही हूँ पेशेंट्स को कि आप मेडिसिन जो ऑलरेडी ले रहे हो डिप्रेशन की, साइकोसिस की, continue वो मत करें। छोड़ें, सही है, वो उसे अपने continue डॉक्टर से करें। consult करके Yes, जो है वो ना, वो review कर कर सकते लें। हैं। मोस्ट ठीक है। जो पॉसिबल सेफ ड्रग्स हैं वो वो ऐड हो आपको जाएंगी। add on कर और देंगे, दूसरी ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट, हम रिस्क फैक्टर इस तरह रूल आउट करते हैं वो खवातीन जो ऑलरेडी PMS से गुजर रही होती हैं, मतलब मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, मतलब जब आपको पीरियड्स आने होते हैं उससे पहले भी कुछ लोगों को डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे लोगों में रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है। ऐसी फैमिलीज जिनमें ऑलरेडी साइकोसिस डिप्रेशन है सही। उनके बच्चों में भी ये रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है। सबसे इम्पॉर्टेंट है फैमिली को समझना कि ये वाकई ही मेंटल प्रॉब्लम है, इसको आपको डॉक्टर की तरफ लेके जाना है, ना कि इसका टाइम वेस्ट करना है। और ये जो कंडीशन है ये ज्यादा वर्स्ट हो जाएगी। ये ठीक है। कंडीशन तो इसके लिए क्या डॉक्टर आसमा क्या थेरेपी हो सकती है, इवन दो कि जो हमारे प्रेमिसेस में हमारे फैमिली है, हस्बैंड है जो कि फुल ऑन साथ होता है ना, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे कि वो ऐसी क्या कौन सी थेरेपीज या कौन सी चीजें किस तरह सपोर्ट कर सकता है वाइफ को? फर्स्ट ऑफ ऑल साइको एजुकेशन, ठीक है, इस प्रॉब्लम का बताया जाए। आप देखेंगे कि घर की जो बड़ी बूढ़ी होती हैं वो जब नई जिसने बच्चे को पैदाइश की होती है वो उसको जज कर रही होती हैं। हमने भी तो बच्चे पाले हैं, हमारे टाइम पे भी तो बच्चे थे। ऐसे ही है। आप जब इस तरह से किसी को जज करोगे तो वो ऑटोमेटिकली वो अपने आप को एक टारगेट पे फील करेंगे। तो हस्बैंड को गाइड करें कि जैसे बुखार होता है तो कोई भी इंसान जो है अपनी एक कंसिस्टेंट उसमें कैपेसिटी में नहीं होता, इसी तरह से ये एक वक्ती कैफियत है जो कि इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी, मगर इस टाइम इनको अच्छी स्लीप की, अच्छी डाइट की, अमूमन लोगों में विटामिन डी की भी कमी होती है, आयरन की कमी होती है, उनके टेस्ट वगैरह करवाने चाहिए। और साथ ही साथ होता क्या है कि आपके जो एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, ये नेचुरल हार्मोन्स होते हैं जो प्रेगनेंसी में होते हैं। जब ये ख़त्म होते हैं आफ्टर डिलीवरी तो एक ही एंटी डिप्रेसेंट की तरह काम कर रहे होते हैं। जब वो नहीं होते तो सेरोटोनिन लेवल भी डिस्टर्ब होते हैं। तो क्या होता है, ये इनकरेज किया जाता है फैमिली को कि ये एक कंडीशन है और इसमें सबसे ज़्यादा जो हमें मेहनत करनी होती है वो हमें उस मदर से करनी होती है। टॉक थेरेपी के थ्रू, इंटरपर्सनल थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी, उनसे बात की जाए, उनको बताया जाए कि ये वक्ती कैफियत है, आप कि ये ठीक हल हो जाओगे। जाएगी अगर आप थेरेपीज लेंगे। अच्छा, लास्टली डॉक्टर सुंबल, मैं क्योंकि लास्ट सेकंड चल रहे हैं तो मैं पूछना चाहूँगी क्या हर जब आप प्रेग्नेंट होंगे ख़वातीन, मतलब दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा भी हुए तो तब ये प्रॉब्लम होगा या नहीं? बिल्कुल, कुछ लोगों में ये एग्रीवेट हो जाता है नेक्स्ट प्रेगनेंसी में, और कुछ में ये 40% में कम भी हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप डर के मारे कंसीव ना करें, प्रेग्नेंट ना हो। इसमें आपकी सोशल, मॉरल और फिजिकल सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर सुंबल अफजल हमारे साथ मौजूद थी, डॉक्टर आसमा सईद ने हमें ज्वाइन किया था। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कमिंग। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।